हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE सैम्पल पेपर फॉर टर्म 2 मैथमेटिक्स। बेटा आज हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पेपर का पैटर्न मैं आपको समझा चुकी हूँ। 3 पार्ट्स में पेपर का डिवाइडेड होगा आपका ABC, जिसमें से ए सेक्शन 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 12 मार्क्स। सेक्शन बी अगेन 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड हैंस 12 मार्क्स। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का ही होगा हर क्वेश्चन, और 16 नंबर टोटल होंगे, जिसमें कि हमें 2 केस स्टडी भी सॉल्व करनी है। तो आज हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के वृत्त पर परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी स्पर्शिकाओं की रचना कीजिए। वेरी इजी है ना। तो आपको पता है कि 80 डिग्री आपस में झुक रही हैं, इसका मतलब जो सेंटर का एंगल है वो 180 माइनस 80 100 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स ये आमने सामने वाले भी सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना, संपूरक होते हैं। 100 में से 180 में से घटा के हमें पता चल जाएगा कि सेंटर पे कितना बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी खोलोगे, 6 सेंटीमीटर। सेंटर का नाम लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है इस O सेंटर पे हम 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऐसे ही करते हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन यहीं से शुरुआत होती है हमारी। तो आप D से इसको 100 डिग्री का एंगल बना देंगे, और यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है त्रिज्या और स्पर्शिका आपस में लंब होती हैं। तो आपको कंपास यूज़ करनी है बेटा, और ये 90 डिग्री के एंगल हो गए। तब ये जहाँ लाइनें कटेंगी वो ऑटोमेटिकली एंगल हमारा 80 डिग्री का होगा, और सारे पॉइंट्स के आप नाम दे दोगे, ठीक है। और साथ में ही हम ये भी लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। और एक बात और है, कई बार हमें वो नापने के लिए भी बोल देता है ना। तो ये भी मैंने आपको समझा रखा है बेटा कि सपोज आपका नापते टाइम यहाँ पे आ रहा है 4 लिख लेते हैं। सपोज आपने स्केल से नापा, ये 4.1 आ रहा है और ये 4.2 आ रहा है। अदरवाइज आना तो बिल्कुल सेम चाहिए अगर आपने एकदम एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन कई बार बेटा थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो जब आप यहाँ आंसर लिखोगे ना, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि जी मेरा यहाँ पे 4.1 आ रहा है, यहाँ पे 4.1 और यहाँ पे 4.2, ऐसे नहीं लिखोगे। आप आंसर में एक ही नंबर लिखोगे, चाहे तो 4.1 लिखोगे और चाहे तो 4.2 लिखोगे बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आपने बात। सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है हमारे। एक मीनार के शीर्ष से मीनार के पस से सीधी रेखा में खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 50 डिग्री हैं। यदि कारें एक दूसरे के साथ 83 मीटर दूरी पर हैं तो मीनार की ऊंचाई बताइए। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक जगह हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है, एक 35 का। टॉवर आपने मान लिया AB, ये X मान लिया हमने, और अब 2 ट्रायंगल्स को बारी बारी से कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर 45 का एंगल बनता है तो आपको पता है जितनी हाइट ये होती है उतनी ही बेस होती है। तो इसलिए फिगर भी मैंने आपको बता रखा है कि आपका देखने में फिगर सेम लगनी चाहिए, है ना। अगर अदरवाइज निकालेंगे तो AB बटा BC tan 45 विच इज इक्वल टू 1, एंड AB के हमने X माना है तो X BC भी कितना आ गया बेटा, X आ गया। और पता है आपको एक बात आपने शायद नोट भी कर ली होगी, मैंने स्पेशली इसे छोड़ा था कि क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल कैसे दिए गए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे कैसे है, अवनमन, है ना, वो हिंदी में। तो अवनमन कोण के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा एक लाइन आप यहाँ जरूर ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि अदरवाइज आपके नंबर भी कट सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे ये वाला एंगल कितने का था। अब मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कि किस किस बच्चे ने ये नोट कर लिया था। और ये एंगल कितना है, 45। ये काम आपको जरूर करना है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऐसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, X इक्वल टू BC आ गया। अब आप करेंगे अपना क्वेश्चन आगे। अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 क्या होता है, 1/√3।
अब ए बी आपने क्या माना है, एक्स, और बी डी कितना है, बी डी आपके पास है एक्स प्लस 83 है ना, ये आप निकाल चुके हो। आगे बी सी एक्स है, जो इतना था एक्स है, तो ये भी एक्स है। अब नीचे बी डी कितना हो गया, एक्स प्लस 83, दिस इज इक्वल टू 1/√3। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, x√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 83। अब x कलेक्ट करेंगे बेटा, x कॉमन निकाला, √3 - 1 इज इक्वल टू 83, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 83/√3 - 1, जिसे हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं √3 + 1 से, और नीचे आ जाएगा 3 - 1 दैट मीन्स 2, और यही हमारा आंसर हो गया मीटर में। ठीक है बेटा, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट इसके साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर और पथ के उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन के शिखर से प्रकाश स्तंभ के शिखर और पाद के उन्नयन और अवनमन कोण। तो देखिए फिगर बनाते हैं बेटा पहले, क्योंकि दोनों कोण बना रहा है, वो यहाँ शिखर को देख रहा है तो उन्नयन कोण, तो इसलिए ये जो प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है, वो बड़ा होगा, क्योंकि उन्नयन कोण तो आप नीचे से देखते हुए ही बनाओगे ना। और ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया टावर, 60 मीटर टावर हो गया। सारी नाम लिख दिए आपने। जब आप ऊपर देख रहे हो तो 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और जब नीचे देख रहा है अवनमन कोण बना रहा है तो 60 डिग्री, इसके पैर को देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण, और इसीलिए यहाँ पे हमने ये एंगल भी ड्रॉ किया है। अब सारी डायमेंशंस लिख देंगे बेटा। डी ई आपके पास कितना दिया है, 60 मीटर, तो इसके सामने बी सी भी कितना हो जाएगा, 60। हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यानी कि डी सी निकालना है, और साथ ही प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई भी। तो ये टोटल ए सी भी आपको निकालना है, जिसमें से कि बी सी 60 है। ये लिख लेते हैं। अब देखिए, दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब कौन सा पहले कंसीडर करेंगे, आपको पता है कि ये जो बेस है वही इसकी बेस है, तो इसकी बेस निकालने के लिए मुझे पहले ट्रायंगल डी ई सी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या बन गया ये, डी ई बटा सी डी इज 1060, 1060 √3, वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डी ई और सी डी हमारा आ गया 60/√3, जिसे रैशनलाइज करके आपको पता है 20√3 मीटर आंसर आ गया बेटा हमारा। ठीक है, अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ तक कर लिया। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ए बी अपॉन बी ई इज 1030, 1030 क्या होता है 1/√3। अब आप देखिए सी डी जो है वो ही बी ई है, यानी कि 20√3, और बी सी जो है वो 60 मीटर है, क्योंकि बी सी और डी ई इक्वल है। अब ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, ए बी हमें निकालना है, और बी ई की जगह हमने क्या लिख दिया 20√3, तो ये ऊपर चला गया और नीचे √3 से कट गया, तो ए बी कितना आ गया 20। अब देखो ए बी 20 आ गया, बी सी 60 था, तो टोटल ए सी कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी यानी कि 80 मीटर। तो दो चीजें उसने निकालने को पूछा था हमसे, सी डी वो भी निकाल लिया हमने, और ए सी भी। नेक्स्ट केस स्टडी है बेटा, एक विद्यालय प्रत्येक महीने की 10 तारीख को 1500 रुपये मासिक फीस लेता है। 10 तारीख तक 1500 रुपये फीस देनी है बेटा, लेकिन विद्यालय में 11वें दिन से 105 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि एक दिन लेट हो गया तो वो 105 रुपये भरेगा 11 तारीख को, 2 दिन लेट हो गया तो फिर 105 रुपये, यानी कि 105 के हिसाब से हमारी एपी बनती जा रही है ना। वही आपने कैसे सोचना है, मैथमेटिकली सोचना है। तो हम कहाँ पहुँच गए, सीधा समांतर श्रेणी पे, कि इसका मतलब तो ये सेम डिफरेंस से अगर आगे बढ़ रहा है तो ये एपी बन गई। फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन गई बेटा, 1500 में 105 रुपये आपने जोड़े, तो फर्स्ट टर्म आपकी बन गई फीस पेड ऑन 11
फरवरी 1500 जमा 105 यानी कि 1605 रुपये आपने दिए। तो ये इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, डी हमारा हो गया 105। अब ए पी कितनी बन गई 1605, फिर 105 जोड़ो 1710, फिर 1815 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये आपने कौन सी तारीख को दिए 11 तारीख को, ये 12 को, ये 13 को। इस तरीके से हमारी एपी बनती जा रही है ना। यहाँ तक ये देखिए केस स्टडी, आई होप कि आपको समझ आ गई बेटा। 1500 रुपये मंथली फीस है इफ पेड टिल 10th ऑफ रिस्पेक्टिव मंथ। 10 तारीख तक अगर आप फीस पे कर दोगे तो 1500 लगेगी, लेकिन फ्रॉम 11 डे दे पुट ए पेनल्टी ऑफ ₹105 पर डे। पेनल्टी लगती जाती है। तो आपने पहले दिन अगर लेट किया तो आपको 1605 रुपये दिए, दूसरे दिन आप लेट करोगे तो 1710 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रमा ने फरवरी महीने के लिए कुल 2445 रुपये फीस भरी, पेड टोटल 2445 रुपीज़, है ना। तो उसने पूछा है कि ये कौन सी डेट को भरी। अब कौन सी डेट, इसका मतलब बेटा आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, ए एन पता है, और एन क्या है मुझे ये बताना है। ए और डी अभी हम निकाल चुके हैं। ए हमारा था 1605, डी है 105 और एन टर्म हमारी कौन सी है 2445, और निकालना क्या है एन। वेरी सिंपल ना। क्वेश्चन समझ आते ही आप आराम से कर लोगे। एन निकालना है जो कि हम कई बार निकाल चुके हैं, वैल्यूज रख देंगे। एक चीज मिसिंग है, एक गिवन भी तो है ना, n-1 इंटू 105। अब सबसे पहले 1605 को इधर ले जाके घटा करोगे, हमारे पास आ गया 840। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 105 इधर जाके भाग में, 8 पे पूरा कट रहा है, एन आ गया 9, -1 इधर जाके प्लस करोगे, एन आ गया 9। यानी कि 10 तारीख के बाद वो 9वें दिन जाके इतने पैसे भरे हैं उसने। या 10 तारीख के बाद बेटा 9वें दिन उसने ये फीस भरी है, 9 दिन लेट किया है। तो 10 के बाद 9वां दिन कौन सा बनेगा 19 तारीख को। वेरी इजी है ना। तो इसका मतलब उसने 19 फरवरी को अपनी फीस पे करी। नेक्स्ट देखिए, यदि रमा 1 मार्च 2020 को फरवरी और मार्च दोनों महीनों की फीस भरती है, रमा पेज द फीस ऑन 1st of March 2020 फॉर फरवरी एंड मार्च बोथ, देन हाउ मच अमाउंट विल शी हैज़ टू पे। यानी कि बेटा उसने पूरी फरवरी अपनी फीस नहीं भरी और 1 मार्च को मार्च की भी फीस भर दी, है ना। तो आप देखिए पूरी फरवरी मार्च 2020 कैसा ईयर है बेटा, बहुत ध्यान रखना है आपको। ये 4 से भाग हो जाएगा तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, और इसका मतलब इसकी फरवरी में 29 डेज होंगे। तो पहली बात तो हम टोटल डेज लिखेंगे कि टोटल डेज कितने बन गए इस फरवरी में। फरवरी 2020 29 डेज। फीस लेट कितने दिन की कर दी इसने, 10 तारीख तक देनी थी ना, तो कितने दिन लेट कर दिया इसने 19 दिन लेट कर दिया इसका मतलब। अब A19 हम निकाल लेंगे कि 19वें दिन इसने कितनी फीस भरी होगी। जैसे अभी हमने निकाला था A9 निकला था ना, तो A19 अब निकाल लेते हैं सीधा। A19 A + 18 D है, वैल्यूज रख दोगे आप। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3495, यानी कि 19वें फरवरी के दिन 29 फरवरी को उसने 3495 तो फरवरी की फीस भरी बेटा, और मार्च की उसे कितनी भरनी है 1500 रुपये। 10 तारीख तक 1500 रुपये लगेगी ना फीस, तो मार्च की फीस कितनी है 1500 रुपये। तो टोटल उसने कितने पैसे भरे, इसका मतलब दोनों को ऐड कर लोगे। 4995। यहाँ ये केस स्टडी भी कंप्लीट होती है बेटा, ध्यान से समझना है आपको। सेकंड देखते हैं जो कि हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी है, छत पर टंकी है और ये क्यूबॉइडल एक टैंक है, सम्प जिसे बोलते हैं, ये धरती के अंदर है बेटा, है ना। सम्प बोलते हैं जिसे, अंडरग्राउंड टैंक है। तो ये किसके शेप का है क्यूबॉइडल, और ये है सिलेंडर। तो आपको इस टैंकी में से इसमें पानी लेके जाना है। टैंक की सम्प की डायमेंशंस हमारे पास ये हैं, लिखते जाते हैं। 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर है ये। तो यहाँ पे सिलेंडर की भी लिख लिया। अभी देखिए
R60 और H95। बेटा यहाँ देखिए ये 95 हमें सेंटीमीटर दिया गया है और जबकि बाकी डायमेंशंस मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा 0.95 मीटर बनेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको ये बात, क्योंकि ज़्यादातर डायमेंशंस हमारी मीटर में थी, इसलिए हमने ये जो सेंटीमीटर में था इसे भी मीटर में चेंज कर लिया, और छोटे से जब आप बड़े पे जाना चाहते हो तब आप भाग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की मात्रा बताइए। उसने और भी आगे कहा है कि बताइए अगर किसी दिन पानी भरते टाइम अचानक बिजली चली जाती है और टंकी सिर्फ 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही भर पाती है। ये जो टैंक है ये 70 सेंटीमीटर हाइट तक ही जा पाता है, तो कितना पानी उसमें बचेगा? जो सम्प है उसमें कितना पानी बचेगा? तो हमें क्या करना है बेटा, सम्प के वॉल्यूम में से जो टैंकी का सिलेंड्रिकल टैंकी है उसके वॉल्यूम को माइनस कर देना है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इज वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब इसकी डायमेंशंस लिखती सारी। 0.6 इंटू 0.6 और आपकी रेडियस कितने, हाइट कितनी जाएगी? देखिए हाइट यहाँ पे हमें दी गई है 70 सेंटीमीटर। अगेन इसका मीटर बनाने के लिए हम इसे 100 से भाग करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.7 ओनली। ठीक है, अब सारी डायमेंशंस हमारी मीटर में हो गई हैं। वॉल्यूम ऑफ सम्प हमने कैसे निकाला है, LBH, क्योंकि ये क्यूबॉइड की शेप में है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने कैसे निकाला है, πr²h। ठीक है, अब आप इसको सिंपली हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। दोनों के वॉल्यूम को निकाल के माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1.36 मीटर क्यूब। 1 डेसिमल या 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक आप आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ तक भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में पूरी भरी हुई भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी कितनी बार भरी जा सकती है? तो अब आप उसकी टोटल हाइट देखोगे। टोटल हाइट कितनी थी टंकी की? ऊपर जो छत पे टंकी लगी हुई थी उसकी टोटल हाइट देखिए कितनी है, 95 cm। तो इसका मतलब 0.95 मीटर। तो हम दोनों के वॉल्यूम्स निकालते हैं बेटा और उसमें देखेंगे क्या रिलेशन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3πr²h, फॉर्मूला लगाया 3.14 इंटू 0.6 स्क्वायर इंटू 0.95। हाइट अब की बार 0.95 लेनी है, जो कि उसकी ओरिजिनल हाइट थी। पिछले क्वेश्चन में हमने 0.7 क्यों रखा था, क्योंकि उसने कहा था कि बिजली चले जाने की वजह से टंकी पूरी नहीं भर पाई, है ना। लेकिन अब हमें जब वो कंपैरिजन करने को बोल रहे हैं तो हम पूरी हाइट लेंगे बेटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे हमारे पास आ गया 1.07 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सम्प निकाल लेते हैं, भूमिगत टैंक जो दे रखा था, LBH, जो कि अभी हमने पीछे भी निकाला था 2.15, है ना। अप्रॉक्सीमेट था तो यहाँ पे 2.14 लिख दिया है, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो ये देखिए आगे ये क्या है, इसका ऑलमोस्ट दुगना है। 15 अगर मैं लिखूंगी तो अप्रॉक्सीमेट डबल है ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पे 14 भी लिख सकते हैं आप। पॉइंट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने क्या लिखा कि अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तब जाके पूरे बड़े टैंक का जो भूमिगत टैंक है उसका वॉल्यूम बनता है। तो इसका मतलब अगर नीचे का जो हमारा सम्प है उससे ऊपर की छत वाली टंकी ऑलमोस्ट 2 बार पूरी भरी जा सकती है ना। तो हमारा आंसर कैलकुलेशन, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी 2 बार भरी जा सकती है। और यहाँ हमारा पेपर कंप्लीट होता है बेटा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी पता चला होगा कि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। हम ये क्वेश्चंस कई बार कर भी चुके हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।